आप देख रहे हैं मेहरबान इश्क अंतिम भाग। अगले दिन की सुबह के साथ ही दीक्षा की जिंदगी में एक नए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। उसने इस इवेंट को कम आंक लिया था क्योंकि यहाँ न सिर्फ जानी मानी मॉडल्स बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा भी आई थी। दिल्ली इंडिया की न सिर्फ कैपिटल है बल्कि एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की प्रमोटिंग को लेकर मौजूद थे। साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह की मॉडल्स दिल्ली फैशन शो में पार्टिसिपेट लेने आई थी। हर एक बेहतरीन एक से बढ़कर एक, और फिर इन्होंने तो काफ़ी समय पहले से तैयारी कर ली थी और दीक्षा ने तो 4 दिन पहले ही इसमें आने का सोचा। दरअसल शो से पहले सभी मॉडल्स रैंप वॉक की प्रैक्टिस करती हैं। साथ ही अपने वॉक के हिसाब से वहाँ कुछ लाइट्स और बाकी प्रोग्राम फिट किए जाते हैं ताकि शो के दिन कोई दिक्कत ना आए। पर दीक्षा दिल्ली सीधा शो के टाइम ही पहुँच पाई थी। बेंगलोर से दिल्ली आने में उसे लगभग 5 घंटे लग गए थे और इसी वक्त ऐसी हालत में वो खुद को थका हुआ महसूस भी कर रही थी। उसके ड्रेस का इंतजाम अमोल ने समय रहते करवा दिया था। अब बारी थी तो सिर्फ दीक्षा के अपने हुनर को प्रदर्शित करने की। ड्रेसिंग रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर दीक्षा खुद को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ऐसी हालत में उसने कल्पना भी नहीं की थी। पर उसे इस बात पर शर्मिंदगी नहीं हो रही थी क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। उसका बच्चा भी उसके जीत में उसका भागीदार था। मातृत्व कमजोरी का नहीं, साहस का नाम होता है। इन एहसासों की अनुभूति से ही दीक्षा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने मुस्कुराकर खुद को आईने में देखा। ओह, तो ये है वो बेवकूफ़ लड़की। दीक्षा के चेहरे पर आई मुस्कुराहट का खिंचाव कम करने के लिए ये 7 शब्द काफ़ी थे। उसने मुड़कर पीछे देखा। 2 लड़कियां जिन्होंने फैशन के नाम पर कटी फटी सी ड्रेस डाल रखी थी और मुंह में च्युइंगम चबाती हुई एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख उसी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रही थी। शायद तुम अपनी बात कर रही हो, दीक्षा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। नहीं, मैं तो तेरे ही बारे में बात कर रही थी। शायद तुझे ही आदत नहीं है अपनी ये हालत एक्सेप्ट करने की, तभी तो यहाँ मुंह उठाकर चली आई। आंटी जी, आंटी जी पर ज्यादा जोर देते हुए वो दोनों एक साथ बोली, फिर जोर से दीक्षा पर हंसने लगी। किसी ने बहुत खूब कहा है, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। मेरी इस हालत पर हंस रही हो या फिर खुद के जात को गाली दे रही हो? दीक्षा पूरी दृढ़ता के साथ उनसे कहती है, हे, कम से कम तुझ जैसे तो नहीं है हम, जो इतनी कम उम्र में ये बोझा डालकर मॉडलिंग करने आ जाए। ऐसी लड़कियां ना गांव में झाड़ू बर्तन करने के लिए ही बनी होती हैं और आ जाती है यहाँ पॉपुलैरिटी कमाने। वो हिकायत भरी नजरों से दीक्षा की तरफ तिरछी स्माइल के साथ बोली, जिसे तुम बोझ कह रही हो उसे बोझ के कारण आज तुम भी यहाँ खड़ी हो। इसका मतलब तुम भी इस धरती पर बोझ हुई ना। जस्ट शट अप यू क्रीपी गर्ल। उसकी बदतमीजी पर दीक्षा को हंसी आ गई। तू हंस क्यों रही है? दूसरी वाली अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोली। क्या करूं, तुम दोनों की ना समझे पर सिवाय हंसने के मुझे और कुछ रिएक्शन याद ही नहीं आया। वैसे एक बात बता दूं, दीक्षा जब राउडी बनती है ना तो उसके आगे कोई कुछ बनने लायक नहीं बचता। दोनों ने उसकी गर्म आंखों में देखा और मुंह बनाती हुई अपनी राइट हैंड के थंब को नीचे कर उसे लूजर वाला साइन देती हुई बोली, देखना कैसे आज के कॉन्ट्रास्ट में तुम्हारी हार तुम्हारे मुंह पर हमारा तमाचा होती है। वेट एंड वॉच मिस दीक्षा आंटी। कहती हुई वो दोनों रूम से निकल जाती है। उनके सामने दीक्षा ने कह तो दिया था, पर अंदर से वो भी घबरा चुकी थी। किसी टूटे हुए पत्ते की भांति वो टूट कर रह गई। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से उतरकर जमीन पर आ गिरे, पर उन्हें जमीन पर से पहले सक्षम की हथेलियों ने अपनी तिजोरी में बंद कर लिया। अपनी भीगी बोझल पलकों के झालरों को उठाकर दीक्षा ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे सक्षम की ओर देखा। सक्षम भराए हुए गले से मुश्किल से उसने उसका नाम लिया। उसके बहते आंसुओं को देख सक्षम का चेहरा सख्त पड़ गया। कौन थी वो? सर्द तेज आवाज पे उसने पूछा। जाने दो। मैंने पूछा कौन थी वो? पता नहीं, कोई यहीं की मॉडल्स थी। उसकी बात सुनते ही सक्षम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आपकी आंखों में आए आंसुओं का हिसाब उन्हें देना होगा। नहीं सक्षम, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी हैसियत के आगे झुके। मैं उनकी सोच अपनी जीत से बदलना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम कुछ मत करना। आपका ये रूप पहली बार देख रहा हूँ। उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है, इंसान समझदार होता है, पर एक औरत अपनी स्थितियों के कारण उम्र से पहले ही समझदार बन जाती है। ये बात आज आपको देखकर साबित हो गई। दीक्षा ने गहरी सांस ली, फिर अपना सर सक्षम के कंधे पर टिका दिया। डर लग रहा है? दीक्षा के सर पर हाथ फेरते हुए उसने पूछा। बहुत ज़्यादा, वो धीरे से बुदबुदाई। टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ ही रहूँगा। दीक्षा अपना सिर्फ ऊंचा कर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करने लगी। ये क्या कर रही हैं आप? देखने की कोशिश? लेकिन क्या? यही कि तुम वही सक्षम हो जो मुझे कहते रहते थे कि हमेशा अपने लिए अकेले लड़ना चाहिए, और आज अपनी पावर्स और रुतबे का इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए कर रहे हो। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए।
मैं खुद में ही काफ़ी हूँ। दीक्षा इसके बचपन से लेकर उसकी समझदारी वाली बातों तक सक्षम ने हमेशा उसे सराहा है। आज भी वो उसकी समझदारी से भरी बातों का कायल था। मेरी दीक्षा कब इतनी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सक्षम मुस्कुराते हुए उसकी नज़रों में देखता हुआ कहता है। मेरी दीक्षा। सक्षम की बात को दोहराते हुए दीक्षा ने कहा। उसने जल्दबाजी में ये कह दिया था, पर जब दीक्षा के दोहराए जाने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो सक्षम हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगा। दीक्षा को उसकी यूं भोली सी शक्ल बेहद दिलकश लगी। उसने कसकर सक्षम को हक कर लिया। दीक्षा उसके सीने से जाकर इतनी तेज लगी थी कि वो खुद 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती उभर आई, पर अगले ही पल अपना सिर झटकते हुए उसने दीक्षा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। कुछ ही देर बाद शो भी स्टार्ट हो चुका था। चूंकि दीक्षा ने उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए सक्षम सबसे पीछे लोगों के बीच बैठकर उसे वहां देख रहा था। सबसे पहले बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने अपने ब्राइडल लहंगे में कमाल की रैंप की। फिर टॉलीवुड की जानी मानी हस्ती रश्मिका। उफ, सब एक से बढ़कर एक थी। काफ़ी तो नीदरलैंड और बाकी जगह की कंट्री से भी आई थी। ये एक काफ़ी बड़ा इवेंट था। दीक्षा को इतना तो पता चल चुका था। उसकी घबराहट हर एक मॉडल के बिंदास पर बेबाक रैंप देखकर बढ़ती ही जा रही थी। सबने कमाल के ड्रेसेस पहनी हुई थी और दीक्षा ने घुटनों से हल्की सी नीचे एक वाइट कंफर्टेबल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके ऊपर इंडियन टच देते हुए सपोर्ट के लिए ड्रेस से अटैच रंगीन दुपट्टा भी था। स्नीकर्स के साथ उसे इस ड्रेस को संभालने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी और ना ही ये इतनी अलग लग रही थी। सच कहें तो उस ड्रेस को देखकर यही लगता था कि वो सिर्फ दीक्षा के लिए ही बनी हो। दीक्षा की चमचमाती हुई सफ़ेद त्वचा पर वो वाइट ड्रेस कहर बरपा रही थी। ऊपर से उसके बड़े बड़े इयररिंग्स, वो भी किसी से कुछ कम नहीं लग रही थी। टेंशन मत तो, मुझे यकीन है तुम अच्छा ही करोगी। अमोल ने उसके कंधे पर सहानुभूतिपूर्वक हाथ रखते हुए दिलासा दिया। दीक्षा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कुछ देर बाद उसी का नंबर आने वाला था, मतलब उसे ही जाना था। दोनों हाथ शीशे में जमाते हुए दीक्षा ने खुद को एक आखिरी बार शीशे में देखा और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गई। हाँ, वो कर सकती थी। हाँ, वो ये करेगी। उसके दिल ने गवाही दी। बाहरी अभिप्रेरणा से लाख गुना बेहतर आंतरिक आत्मविश्वास होता है, जो दीक्षा ने खुद के अंदर छिपे टैलेंट को महसूस कर बखूबी कमाया था। उसने एक आखिरी बार अपने उभरे पेट को छुआ, फिर आत्मविश्वास से बालों को पीछे करती हुई रैंप वॉक के लिए निकल गई। उसका ये बेबाकपन अमोल काफ़ी पहली बार देख रहा था। स्टेज पर लगी ब्लू लाइट्स आकर दीक्षा पर गिरी। सिलिकॉन से बनी सफ़ेद ड्रेस में ब्लू लाइट्स बढ़ते ही उसकी रंगत निखरने लगी। वहाँ बैठे 3 में से 2 जज एक लेडी थी। उन्होंने जब दीक्षा का आत्मविश्वास से भरा दबकता हुआ चेहरा देखा तो दंग रह गई। एक भारतीय होकर उसने ये साहस दिखाया। इसे देख वहाँ बैठे सभी जजेस और मौजूद लोग हैरान थे। क्राउड में अचानक से एक नई ऊर्जा भर गई। वो दीक्षा को लेकर हूटिंग करने लगे। उनकी आवाज़ सुन दीक्षा के अंदर एक नव ऊर्जा ने जन्म लेने शुरू कर दिया था। सभी के लबों पर अपना नाम सुन वो बिल्कुल शालीनता से रैंप वॉक कर रही थी। आत्मविश्वास की झलक से उसने सभी को अपना कायल कर दिया था। आगे बढ़कर उसने अपनी बैग दिखाना चाहा। इसके लिए वो हल्का सा मुड़ी, फिर अपने आगे आए बालों को झटकते हुए स्टेज से वापस जाने लगी। रास्ते में उसे वही 2 लड़कियां दिखी जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। उन्हें देख दीक्षा ने एक टर्न गोल गोल ली, जिसे देखकर सभी आश्चर्य में आ गए। लेकिन दीक्षा इसमें माहिर थी। अपनी एक आंख विंक करते हुए उसने मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखा, जो जलती हुई मुंह बनाकर उससे आगे निकल गई। दीक्षा की रैंप वॉक खत्म होते ही उसने अपने दोनों हाथों से सभी को फ्लाइंग किस दी और खुशी से दोनों हाथ फैलाती हुई स्टेज से बाहर निकल गई। अमोल अंदर स्क्रीन से सब कुछ देख रहा था। इसे देख उसका चेहरा जीत की खुशी से भर आया। अमोल का दीक्षा पर विश्वास उसे जीता हुआ लग रहा था। कुछ देर बाद रिजल्ट्स अनाउंस होने थे। सभी भागीदारियों को स्टेज पर एक साथ खड़ा किया गया। सबसे पहले 10 बेस्ट मॉडल्स को चूज किया गया, जिसमें से दीक्षा का नाम भी था। फिर 5, जिसमें से दीक्षा चौथी थी। फिर फैसला था आखिरी दो के बीच में, जिसमें दीक्षा और दूसरी तरफ वही लड़की थी जिसने दीक्षा का उसकी हालत को लेकर मजाक बनाया था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। दोनों के चेहरे पर चिंता थी। उनमें से कौन दिल्ली फैशन वीक की विनर बनती है? उस लड़की ने दीक्षा को देख उसके पास आते हुए कहा। सबकी सहानुभूति के कारण यहाँ तक तो पहुँच गई, पर अब इससे आगे सिर्फ ये मैं ही जाऊँगी। सॉरी, नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे के साथ ट्राई करना, देख लेना। घमंड उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, पर दीक्षा उसके जवाब में केवल मुस्कुरा ही दी। दीक्षा की हंसी उसे बुरी तरह से अखर गई। कुछ ही देर में जजेस ने आखिरी विनर का नाम अनाउंस किया। द विनर ऑफ द दिल्ली फैशन वीक इज मिस दीक्षा। दीक्षा का नाम पूरे हॉल में गूंज उठा।
अपना नाम सुनकर दीक्षा ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोल दी। उसके ऊपर बड़े बड़े से गुब्बारे में से फूल उसके ऊपर गिर रहे थे। दीक्षा की आंखों में आंसू उतर आए। उसने हैरानी, खुशी और गर्व भरी आंखों से उस भीड़ में मौजूद शख्स की ओर देखा, जो उसे देख मुस्कुराकर उसकी जीत पर उसे शाबाशी दे रहा था। जजेस अपनी सीट से उठकर दीक्षा के पास आए। उन्होंने उसे गले लगाकर बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर का तमगा पहना दिया। उसने हाथ में ट्रॉफी ली। दीक्षा ने सबसे पहले अपने सामने खड़ी उन लड़कियों को गले लगा लिया जिसने उसके हारने की कामना की थी, पर दीक्षा को खुद के लिए दयालु देख वो भी अपनी हार का सारा गुस्सा भूल गई। लेडी जज ने उसके हाथ में माइक देते हुए पूछा, मिस दीक्षा, आप इस हालत में भी इस फैशन वीक में आई। आपने भारत जैसे देश में ये करने का इतना साहस दिखाया जहाँ पर शायद ही मॉडलिंग और प्रेगनेंसी को एक तराजू में तोला जा सकता हो। इस साहस के पीछे की वजह, यह शख्स कौन है? दीक्षा ने कुछ देर एक गहरी सांस ली। टीवी पर दूसरी ओर मोनिका चाची और किशन अपनी नम आंखों से उसे टीवी पर देख रहे थे। हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। मैं आज यहाँ हूँ इसके लिए सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का है, जिसमें से वो अनगिनत नाम शामिल हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने की प्रेरणा दी, खासकर मेरी की चाची और सक्षम। दीक्षा उसी दिशा की तरफ देखते हुए बोली जहाँ अभी कुछ देर पहले सक्षम खड़ा था, पर वो वहाँ मौजूद नहीं था। उस खाली सीट को देखकर दीक्षा को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि सक्षम अपनी पहचान बाहर नहीं लाना चाहता था। कौन सक्षम? लेडी जज ने दीक्षा को मौन देखकर सवाल किया। मेरे सबसे खास दोस्त, दीक्षा धीरे से कहती है। आप सबके लिए क्या कहना चाहेंगी? जज ने दीक्षा के आगे अपना माइक करते हुए कहा, क्योंकि उसके हाथ से माइक छूटकर नीचे गिर गया था। दीक्षा ने उस माइक को पकड़ा, फिर आत्मविश्वास से पूर्ण आवाज में बोली, मैं हर औरत या आदमी से बस यही कहूंगी कि गर्भावस्था कोई बोझ नहीं, बल्कि औरत की जिंदगी का एक पड़ाव है जिसमें हर औरत को गुजरना पड़ता है। ये वो सुखद आनंद है जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में एक ठहरा मान लेते हैं, लेकिन ये वो वक्त होता है जब एक औरत को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का मौका मिलता है। एक औरत कमज़ोर नहीं होती। जो किसी नए जीव को इस दुनिया में लाने का दम रखती हो, उसे कमज़ोर आंकना खुद का मजाक बनाने से कम नहीं। आज मैं यहाँ हूँ, शायद कल कोई और यहाँ तक पहुँचने से रह गई हो, मगर मुझे देखकर हज़ारों तो नहीं, पर एक औरत तो ज़रूर इंस्पायर हुई होगी। शायद कल एक और दीक्षा यहाँ खड़ी हो। मोटिवेशन तो हर जगह मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, पर अपने अंदर के हुनर को पहचान कर कामयाबी छूना बहुत कम लोग ही पाते हैं, क्योंकि समाज की बेड़ियां उन्हें बांधे रखती हैं। आशा करती हूँ आज मैं यहाँ हूँ तो कल कोई और भी लड़कियां यहाँ आने का ख्वाब न सिर्फ देखेंगी बल्कि पूरा भी करेंगी। इतना कहकर जज सहित सभी के हाथ उसकी प्रशंसा में उठ खड़े हुए। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये सिर्फ तालियों का शोर ही नहीं था, उसकी माँ के वादे के पूरा होने की गूंज थी। शोहरत, नाम और पैसा, इस एक जीत ने सब कुछ उसके कदमों में बिछा दिया था। आज अपनी माँ को मुस्कुराते हुए वो इस भीड़ में देख सकती थी। दीक्षा ने आंखों के कोरों से आंसू साफ किए और स्टेज से उतरकर मीडिया की भीड़ से गुजरती हुई सामने खड़े अमोल की तरफ ही आगे बढ़ गई। वो उसे आता देख मुस्कुरा रहा था। दीक्षा की जीत ने उसके पापा का उस पर विश्वास भी जीता था। अमोल ने आगे बढ़कर उसे हक कर लिया। थैंक्स, ये तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था, दीक्षा उससे दूर हटते हुए कहती है। अमोल इस वक्त अपने जज्बातों में बह जाता है। उसने दीक्षा से हल्की सी दूरी बनाते हुए मीडिया के उससे किए गए सवालों को नज़रअंदाज करते हुए दीक्षा की आंखों में देखकर कहता है, आई लव यू दीक्षा। अमोल के शब्द दीक्षा के माथे पर सलवटे लाने के लिए काफ़ी थे। मीडिया और भीड़ के इतने शोर में भी उसे ये आवाज़ सुनाई आ गई। उसने चेहरे पर पड़े सलवटों को गहराते हुए उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखा तो अमोल ने बात पलटते हुए कहा, एज अ फ्रेंड यार, डोंट माइंड। उसकी बात पर दीक्षा मुस्कुराती हुई मीडिया के साथ आगे बढ़ गई। अमोल खुश था अपनी और दीक्षा की सिर्फ दोस्ती को लेकर। उसे जाता देख वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। सामने अपनी जेब में पैंट में हाथ डाले सक्षम खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देख दीक्षा खुद की भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और जाकर उसके गले से लग गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सक्षम धीरे सुर में उसके कान के पास आते हुए बोला। मेरी कामयाबी की वजह तो तुम ही हो, दीक्षा उससे दूर हटती हुई कहती है। नहीं, तुम्हारा हुनर था जिसकी कीमत पर आज तुम यहाँ आकर खड़ी हो। दीक्षा ने एक सुकून की सांस छोड़ी। जी भरकर बस उसी को देखना चाहती थी। उसके लिए मैं बहुत कुछ था उससे कहने के लिए, पर वो सिर्फ खामोशी से उसकी आंखों में देखती रही। आसपास की भीड़ से उसे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपने सामने खड़े अपने सुकून को जी रही थी। सक्षम उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया कि तभी पीछे से उसके गार्ड ने आकर उसके कान में कुछ कहा। इसे सुनकर उसका चेहरा पूरी तरीके से सख्त पड़ गया। होंठों की हंसी गम की लहरों में बदल गई। सक्षम का माथा सिकुड़ गया। उसे यकायक ऐसे गंभीर रूप में देख दीक्षा की भी चेहरे की हंसी गायब हो गई। क्या हुआ? सक्षम ने उसके बात का जवाब नहीं दिया, बस उसे भीड़ में से खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। अमोल उसकी इस हरकत से आश्चर्य में था, क्योंकि अभी उनका इंटरव्यू होना शेष था। उस पर उसकी ये हरकत सभी को चकित कर गई।
इधर सक्षम दीक्षा को अपने साथ लेकर कार की तरफ आ पहुंचा। उसे सिक्योरिटी देने के लिए उसके गार्ड्स आस-पास घेरा बनाए हुए मौजूद थे। ये बात क्या हुई है, तुम ऐसे क्यों? दीक्षा बात पूरी कर पाती इससे पहले सक्षम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, जिसकी आंखों में आंसू आकर जम चुके थे। लाल सुर्ख आंखों में बहुत कुछ था, पर दीक्षा का दिल बैठ गया उसे ऐसे देख। उसने दीक्षा को कार के पास आकर रोका और उसके हाथ पर हाथ रख अपनी कांपती हुई से सर्द आवाज में बोला, मोनिका का फोन आया था। दीक्षा उसके होंठों की हरकत बड़े ही ध्यान से सुन और देख रही थी। चाची अब इस दुनिया में अपने आंसू को रोकते हुए नहीं रही। शांत वातावरण में उसकी आवाज़ गंभीरता के साथ फैल गई। दीक्षा के कंधे ढीले पड़ने लगे, उसका मुंह हैरत से खुला ही रह गया। आंखों में आंसू की बजाय बगावत उतर आई। नहीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कल ही तो हम चाची के घर से लौटे हैं, तुम मजाक कर रहे हो ना? उसने हंसते हुए सक्षम के सीने पर अपने हाथ रख दिए। काश ये मजाक होता, सक्षम अपनी नम आंखों को पोंछते हुए कहता है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठ है ये सब। दीक्षा उस पर चीखती हुई उससे दूर हट जाती है। हड़बड़ी से टोलती हुई नजरों से वो एकटक जमीन को देखती रहती है। दीक्षा, यही सच है, हमें बेंगलोर के लिए अभी निकलना होगा। नहीं, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। चाची चाची नहीं, मैं मान नहीं सकती। सक्षम उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए को दीक्षा उससे दूर हट जाती है। उसकी आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें आकर ठहरी थी, जिन्हें उसने बेतरतीबी से पोंछ लिया। मुझे मुझे चाची के पास जाना है, उन्हें खूब डांटना है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। दीक्षा की आवाज़ स्पष्ट थी, जिसमें बात से यकीन करने पर इनकार कर दिया था। आवाज़ साफ हो रहा था, लेकिन वही आवाज़ में कपकपी ने स्थिति को डामाडोल कर दिया था। कार का दरवाज़ा खोलते हुए सक्षम ने झुककर उसकी आंखों में देखा, जो इस वक्त ज़मीन को अपलक देखती हुई इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। चले, उसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि दीक्षा की इस स्थिति में वो उसे संभालने को भी नहीं बोल सकता था। दीक्षा मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने खुद की भावनाओं पर विजय हासिल करते हुए दृढ़ होकर कहा, उनसे मिलकर मैं तुम्हारा झूठ सबके सामने ला दूंगी। सक्षम ने हाँ में गर्दन हिला दी। लगभग 4 घंटों के इंतजार के बाद दीक्षा और सक्षम बेंगलोर में थे। उसने अन्य का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। उसका दिल ये बात मानने को राजी ही नहीं था कि उसकी चाची उसकी ज़िंदगी में इतने अहम दौर के दौरान उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं। अपने दिल को दिलासा देते हुए जब दीक्षा घर पहुंची, मोहल्ले के लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। सभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए, मुंह और आंखों को कपड़े से साफ करते हुए गम के माहौल को गंभीर बनाए वहां खड़े थे। उन्हें देख दीक्षा का दिल धक से रह गया। उसे संभलने के लिए सक्षम उसका सहारा बनकर उसके साथ खड़ा था। घर के बाहर आंगन में ताउम्र लेटी चाची उस चटाई पर सफ़ेद चादर ओढ़े लेटी हुई थी। उसके आसपास अगरबत्ती जलाई हुई थी। मोनिका बिल्कुल शांत स्थिति में उनके समीप किशन के कंधों पर अपना सर रखे सूनी आंखों से लेटी हुई थी। अपनी माँ को ताक रही थी। उसे इस दुनिया की सुध तक ना थी। वो तो बस अपनी माँ को एक आखिरी बार सूनी नजरों से देखकर जिंदगी भर की यादें जुटाने में लगी थी। दीक्षा के कदम उन्हें ऐसे लड़खड़ा गए। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक दिन पहले जिस घर परिवार को वो हंसता खेलता हुआ छोड़कर गई थी, आज वही सभी मौन बुद्ध बने हुए थे। मोनी की हाथों की मेहंदी छूट भी नहीं पाई थी। अपनी माँ के कफन से उसके हाथ सूने पड़ गए। कपकपाते हुए पैरों से दीक्षा चाची के शव के पास आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें छूने की कोशिश की, पर अगले ही पल हाथ वापस भी खींच लिया, इस डर से कि कहीं वो अपनी गहरी नींद से जाग न जाए। मोनिका अपनी बहन के गले लगकर फपक कर रो पड़ी। किशन और सक्षम ने उन्हें अग्नि दी। नम आंखों से दीक्षा बुद्ध बनी ये सब देखती रही। घर वापस आकर मोनिका ने उसके हाथ में एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा थमा दिया, जिसे दीक्षा अचंभित स्थिति में केवल घूरती ही रह गई। माँ ने अपनी आखिरी सांसों में तुझे जीतते हुए और खुद को जिंदगी से हारते हुए देखा था, पर उससे पहले वो मुझे ये देकर गई थी। कहा था इसे तो अपने जन्मदिन पर ही खोल कर देखना। दीक्षा ने नम आंखों से उस बॉक्स को देखा, फिर मोनिका को। दीक्षा, उन्होंने हमसे एक झूठ कहा था। मोनी रुकते हुए कहती है। कमरे में उसके और दीक्षा के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। कैसा झूठ? यह कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उन्हें साफ कह दिया था कि अब उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन शेष हैं, पर उन्होंने ये बात हमसे महरूम रखा। वो नहीं चाहती थी कि हमें ये पता चले और हम परेशान हों, इसीलिए उन्होंने मेरी और किशन की शादी इतनी जल्दी करवाई। मोनिका ने अपनी बात खत्म की। दीक्षा कुछ बोली नहीं, बस वहाँ से उठकर चाची के कमरे की तरफ मुड़ गई, जहाँ उसकी माँ की और बाप की तस्वीर लगी थी। अपने बाप को तस्वीर को देखकर दीक्षा की आंखें सर्द पड़ गई। उसे नजरें फेरते हुए कमरे से कदम वापस खींच लिए। 4 महीने किसी भी गम से उभरने के लिए कम नहीं थे, पर सक्षम के साथ ने उसे इस गम से आज़ाद होने में सहायता की। जब भी उसकी आंखें नम होती, सक्षम उसे अपने सीने से लगा लेता, मानो चाची के गुजरने के बाद वही उसका सब कुछ हो। मोनिका को भी अपनी अनाथ महसूस नहीं होने दिया। सक्षम ने हमेशा उसका भाई बनकर उसके साथ खड़ा रहा, मानो सारे दर्द को उसने अपने अंदर समा लिया हो।
4 महीने बीत चुके थे। दीक्षा का घर पूरे 8 महीने 2 हफ्ते का हो चुका था। उसके लिए इस समय शारीरिक और मानसिक दबाव भी काफ़ी बढ़ चुका था। 9वां महीना लगने में केवल 2 हफ्ते शेष बचे थे। दीक्षा इस समय अपने मातृत्व के हर बदलाव को जी रही थी। उसके शरीर पहले से ज़्यादा गोरा और वजन पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसका मोटा मोटा गोल चेहरा जिसे देखकर कोई भी उसकी मासूमियत पर पिघल जाए। दीक्षा ने नहाते हुए खुद के शरीर में बदलाव को महसूस किया। उसका उदर का हिस्सा पहले से ज़्यादा उभार आया था। ये उभार परिवर्तन जितना कठिन था उतना ही सुखदायक भी। जब भी दीक्षा को दर्द होता, सक्षम उसे सूजे हुए पैरों की मालिश करता, कभी उसके हाथ पांव दबाता, तो हर रोज शाम को उसे नई नॉवल पढ़कर सुनाता, जिसे दीक्षा के अपने कंधों पर सर रखकर बेहद शांति और ध्यान से सुनती। समय तो रेत से हाथ की तरह फिसल ही जाता है। दीक्षा के जन्मदिन में 1 हफ्ता शेष बचा था और चाची के दिए हुए उस बॉक्स को रात से पर्दा उठने में भी। शाम को सक्षम ऑफिस से निकल ही रहा था कि पारस उसे वहां मिल गया। तू यहाँ? हाँ, तुझसे मिलने आया था। आज थोड़ी देर बात करते हैं, पारस ने उसे बैठने के लिए कहा। सक्षम उसके पास से राजी होता हुआ अपने कैबिन में ही बैठ गया। पारस ने एक बहुत सुंदर सा वेडिंग इनविटेशन उसके सामने रखते हुए स्माइल के साथ कहा, ईशा और मेरा विवाह है, तुम दोनों को ज़रूर आना है। सक्षम ने पहले उस इनविटेशन को देखा, फिर उठकर उसके सीने से लगते हुए बधाइयाँ दी। मुबारक हो मेरी जान, सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। अच्छा, दीक्षा को भी लेकर आई हो, ईशा भी उससे मिलना चाहती है। दीक्षा के आने की बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या हुआ? पारस ने पूछा। कुछ नहीं, बता ना क्या हुआ। एक्चुअली अभी कुछ महीने पहले ही उसकी चाची, फिर आफ्टर 2 वीक्स डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट बताई है। ऐसे सिचुएशन में उसका वेडिंग अटेंड करना ठीक नहीं होगा। उसकी इतनी परवाह, कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे? पारस की बात को उसने साफ नकार दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, पागल किसे बना रहा है? तो पूरे 8 महीने उसके साथ रहा है। उसके आंसू देखकर तुझे रोता देखा है मैंने। ये प्यार नहीं तो और क्या है? सिर्फ हमदर्दी है। सक्षम अपना चेहरा उसकी तरफ से फेरते हुए बोला। नजरें मत चुरा, नजरें चुराने से सच्चाई नहीं बदल जाया करती। तू उससे प्यार करता है और यही सच्चाई है। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो बस मेरे बच्चे को जन्म दे रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही बात तुझे उसके करीब ले आई। ये बच्चा तुम दोनों के बीच पनप रहे प्रेम की वजह है। डोर है जिससे तुम एक दूसरे से बांध रखा है और तू उसे झुटलाना चाह रहा है। लेकिन याद रख, तू हकीकत को कितना भी चाहे झुटला नहीं सकता। देर सवेर मान ले, वरना बाद में कहीं पछतावा ना हो। कहते हुए पारस कैबिन का दरवाज़ा खोलते हुए वहाँ से निकल गया। क्यों दिल में टीस उठती है जब वो किसी और का नाम अपने होंठों पर अख्तियार करती है? क्यों वो उसके दर्द और खुशी को अपनी दर्द और खुशी से जोड़कर देखता है? क्यों? ऐसे अनगिनत सवाल उसके दिमाग में पनाह ले चुके थे, जिनके जवाब में उसने अपनी आंखें पलकों से ठग ली। रात के करीबन 11 बज रहे होंगे कि दीक्षा बिस्तर पर लेट चुकी थी। अपनी आंखें बंद कर वो गहरी नींद में थी। सक्षम लगभग रोज़ 11 बजे तक ही घर वापस आता था, इसीलिए जब तक दीक्षा सो चुकी होती थी, आज भी अपने टाइम के हिसाब से वो रात के 11 बजे ही घर लौटा। आदतन दीक्षा सो चुकी थी, पर उसे देखकर सक्षम के हृदय में अलग सी भावनाएं, जज्बात उमड़ रहे थे। उसने अपने हाथ से घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रख दी, फिर आगे झुककर उसके माथे को होले से चूम लिया। गहरी नींद में होने के कारण दीक्षा को उसका स्पर्श महसूस नहीं हुआ। वो वैसे ही करवट बदलकर सो गई। वो किसी खरगोश की भांति बिस्तर पर सो रही थी। उसे देख सक्षम खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। कुछ देर उसे ऐसे ही निहारने के बाद वो बाथरूम में ठंडे पानी के शावर के नीचे रिलैक्स होने के लिए चला गया। जब इधर वापस आया तो अभी भी दीक्षा गहरी नींद में थी। उसने अपना मोबाइल वहीं उसके पास रख दिया। हाथ में लैपटॉप उठाकर वो कमरे से बाहर अपने स्टडी रूम में चला गया। देर पश्चात दीक्षा की नींद टूटी। उसने उठकर अपने आसपास देखा, बेड के पास वाली टेबल पर ही सक्षम का मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था, जिसमें कुछ नोटिफिकेशन शो हो रही थी। वैसे दीक्षा को उसका मोबाइल देखना अच्छा तो नहीं लगा, पर इतनी सारी नोटिफिकेशन सुन उससे रहा भी नहीं गया। उसने मोबाइल उठाकर देखा, अपने व्हाट्सएप चेक किया, जिसमें सताक्षी के नाम से कुछ फ़ोटोज़ आई थी। जब उसने फ़ोटोज़ लोड किए तब उसने एक छोटी सी बच्ची, जो लगभग 3-4 साल की रही होगी, उसने अपने हाथ में ट्रॉफी पकड़ रखी थी और साथ में उसकी माँ यानी सताक्षी खड़ी थी। वो लड़की दीक्षा को कुछ जानी पहचानी सी लगी। दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आया कि वही लड़की और उसकी माँ थी जो उन्हें पेरिस में मिले थे। पर ये सक्षम को कैसे जानती थी? फोटोज़ के लास्ट में एक स्माइल के साथ उसने मैसेज आया था, स्यूजन ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। ये मैसेज और फोटोज़ देख दीक्षा का दिमाग ठनक गया। पता नहीं क्यों उसे उस बच्चे की माँ से जलन सी होने लगी। एक इनसिक्योरिटी उसके जहन में बस गई। दीक्षा सक्षम का मोबाइल अपने हाथ में लेकर सीधा उसके स्टडी रूम की तरफ चल दी। रात में निखरे चांद को मोनिका अपनी बिना चमकती आंखों से ताक रही थी कि तभी पीछे से किशन ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, कहते हुए मोनिका उससे अलग हट गई। अभी भी चाची को लेकर उदास हो। मृत्यु जम तो जीवन का आधार है, भला इसे हम कैसे नकार सकते हैं? जो होना था वो हो चुका, मुझे किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। कहते हुए मोनिका की आंखों में नम हो चली। इस मुसीबत में तो हरदम उसने अपनी माँ को याद किया था। समझ सकता हूँ, अच्छा अब रोना बंद करो, मुझे तुम रोतुड़ू सी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मोनिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मैं और रोतुड़ू? हाउ डेयर यू किशन,
क्यों, मैं डेयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कहते हुए किशन ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। मोनिका ने भी कोई और जबरदस्ती नहीं की, वो खुद उसकी बाहों के घेरे में समा गई। कुछ समय यूं ही एक दूसरे की बाहों में सुकून के पल बिताते हुए किशन यकायक बोल पड़ा, क्यों ना हम अपनी बेटी का नाम तुम्हारी माँ के नाम पर रखें? मोनिका अजीब सा मुंह बनाती हुई, हमारी कोई बेटी नहीं है। है नहीं तो हो जाएगी, क्यों, है ना? किशन ने जब अपनी नाक को उसके कानों से रगड़ते हुए कहा तो शर्मसार मोनी ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। चांद तारों की मौजूदगी में दो प्रेमियों के युगल जोड़ का प्रेम परवान चल रहा था, जिसे देख चांद भी शर्माकर बादलों के पीछे छुप गया। अपने लैपटॉप में नजरें जमाए सक्षम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स एनालाइज कर रहा था कि तभी दीक्षा के कदमों के आने की आहट सुनाई दी। अपनी नजरें लैपटॉप से हटाते हुए दीक्षा को ऊपर से नीचे तक देखकर सक्षम आश्चर्य में था। आखिर इतनी रात गई वो उसके स्टडी रूम में क्या करने आई थी? आपको कुछ चाहिए था? उसने अपनी सर्द धीमी आवाज में आंखों पर से आइस प्रोटेक्शन का चश्मा उतारते हुए पूछा। हाँ चाहिए। तो अपने सवालों के जवाब, वो भी तुमसे, दीक्षा संजीदगी से बोली। सक्षम बात की गंभीरता को समझते हुए उसने अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। दीक्षा बिना कुछ हरकत किए या बोले कुर्सी पर बैठ जाती है और उसके सामने उसी का मोबाइल करती हुई पूछती है, सताक्षी कौन है या इसका नंबर तुम्हारे पास कैसे है? मैं ये नहीं पूछना चाहती, बस ये जानना चाहूंगी कि 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। माँ से पूछने पर कुछ खास नहीं पता चला, पर जब तुम्हारी अलमीरा में बचपन की तस्वीर देखी, फिर इस बच्चे की माँ की, तो सब कुछ साफ हो गया। इस दिन पेरिस में तुमने मेरे सामने इसे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। वजह मुझे जाननी है। दीक्षा की आंखों में सक्षम गुस्से के भाव साफ देख सकता था। बिल्कुल बीवियों की तरह वो हरकत में थी। इतने हक से पहली बार वो कुछ कह रही थी। सक्षम के अंदर उसे अभी भी अब जो एहसास उसके लिए महसूस होना शुरू हुए थे, उनकी नींव वो छूट पर नहीं रखना चाहता था। सक्षम ने अपने मोबाइल में उस फोटो को देखा, फिर अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया। मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला आपसे कुछ समझा सकूं या कह सकूं, पर आज आपसे कुछ छुपाऊंगा भी नहीं। 8 से 3 साल पहले क्या हुआ था, ये मेरे, सताक्षी और पारस के अलावा कोई नहीं जानता। कहते हुए उसने एक गहरी सांस खींची, बात आगे शुरू की। 3 साल पहले मेरी शादी सताक्षी के साथ तय की गई थी। सताक्षी मेरे डैड के सबसे अजीज दोस्त दुर्गेश अंकल की इकलौती बेटी थी। सताक्षी से शादी पर मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि इस समय मेरे दिल में किसी के लिए कोई भावनाएं नहीं थी। इसीलिए शायद समझ बैठा कि जो फैसला मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लिया है, शायद वही सही हो। फिर सताक्षी भी खूबियों की खादान थी। अपने डैड के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाने में अव्वल। उसकी और मेरी दोस्ती बचपन से ही थी, जिसकी मिसालें सब दिया करते थे। फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जीवन भर का रिश्ता रखने में मुझे कोई गुरेज नहीं था। शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले मेरे दोस्त पारस, मुइन, सुरेश और मैं, हम सब लद्दाख के लिए ट्रिप पर गए थे। सोचा नहीं था वो ट्रिप मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी रहेगी। सक्षम की बातों में हल्का सा ठहराव आ गया। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर दोबारा से बोलते हुए कहना शुरू किया। हम चारों लद्दाख की वादियों से गुजर रहे थे। वहाँ रास्ते ज़्यादा समतल तो नहीं थे, पर जवानी का जोश और गर्मजोशी ख्यालों की कीमत पर चढ़ गई। अपनी कार लेकर उन कठिन दुर्गम इलाकों के लिए रास्ते में लौटते वक्त रात के समय मौसम बहुत ख़राब था। बारिश अपने उफान पर थी। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखाई दे पा रहा था कि तभी कार किसी बड़े से पत्थर से जा टकराई। उस टाइम में कार ड्राइव कर रहा था और मेरे बगल में पारस बैठा था। पीछे वाली सीट पर मोइन और सुरेश थे। कार की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हुई थी, जिस कारण आगे का शीशा सहित सब कुछ टूट चुका था। टक्कर के कारण मैं और पारस कार से बाहर कूद गए, पर ऊपर पहाड़ से टूटकर एक बड़ा सा पत्थर पारस के ऊपर ही गिरने वाला था। उसे बचाने के लिए मैं बीच में आ गया, जिस वजह से वो पत्थर ठीक मेरे पैरों के थोड़ा ऊपर गिर गया। उसे एक लम्हा मैंने अपना सब कुछ खो दिया। उस समय मैं खुद को बिल्कुल असहाय समझ रहा था। सुरेश को हमने बचाने की बहुत कोशिश की, पर कार समेत वो खाई में गिर गया। सक्षम की आंखें छलक आई, साथ ही उसकी आवाज़ में भारीपन आ गया। दीक्षा उसकी बात बड़े ही गौर से सुन रही थी। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी मानो वो खुद इस लम्हे को जी रही हो। सुरेश की मौत ने हम तीनों को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था, पर जब डॉक्टर ने मुझे खबर दी, उस खबर ने हमेशा के लिए न सिर्फ मुझसे मेरी दोस्ती बल्कि परिवार की कुछ जिम्मेदारियां भी छीन ली। मेरी लगभग 2 सर्जरी की गई, जिसके बाद अपनी आंखें ज़मीन में गड़ाए हुए ही उसने आगे कहा। मैं बाप बनने की ताकत खो चुका था। केवल 1% चांसेस थे, लेकिन मुझे उन 99% पर भरोसा हो गया। ये बात कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बता सका, क्योंकि मुझसे जुड़ी उनकी भी कुछ आस थी अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेकर, जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता था। पर बात रही सताक्षी की, तो उसे मैंने सारा सच पहले ही बता दिया था। सच जानने के बाद भी उसने मेरा साथ चुना, लेकिन मैं उसे मातृत्व के इस सुखद एहसास से वंचित नहीं देख सकता था। इसीलिए सबकी बुराइयां खुद पर लेते हुए मैंने ये शादी तोड़ दी। होम डैड ने लाख समझाया, पर मैं चाहकर भी सच न कह सका। सक्षम की आंखों में से पानी की बूंद जमीन पर गिरते हुए दीक्षा देख चुकी थी, पर वो मौन रही। सक्षम के चेहरे पर अपने अतीत का दुख वो समझ सकती थी। सताक्षी को वहाँ देख, मैंने तुमसे कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं एक बार फिर अतीत के उस दौर को जीना नहीं चाहता था, और आज ये तस्वीरें बस विजन के कारण ही हैं, क्योंकि उससे हुई वो मुलाकात मैं कभी भुला नहीं पाया।
दीक्षा एक औरत के लिए मातृत्व जितना जरूरी होता है उतना ही एक पिता के लिए भी होता है, वरना समाज और उसका खुद का ज़मीर उसकी नाकाबिलियत पर सवाल उठाने लगता है। ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में मेरे हर सुख दुख का दर्द का निवारण बनकर आया है। शायद मेरे किसी अच्छे कर्मों का फल है, इसीलिए मैंने इसे खुद के बहुत करीब महसूस किया है, जिसे मैं चाहकर भी कभी खुद से दूर नहीं कर पाऊंगा। आंखों के रेशे लाल पड़ने लगे थे। दीक्षा ने पहली बार सक्षम को ऐसे रोता देखा था। सही ही तो कहा है किसी ने, मर्दों की भी जज्बात होती हैं, वो भी रोने का अधिकार रखती हैं। दीक्षा के कदम खुद ब खुद उसे संभालने के लिए आगे बढ़ गए। अपनी बांसों को फैलाते हुए उसने सक्षम का सिर अपने सीने में लगा लिया। दोनों घुटनों के बल बैठकर एक दूसरे के आगोश में अपना दर्द बांट रहे थे। सक्षम की आंखें आंसुओं से गीली थी, वही दीक्षा उसके अतीत में अपना बचपन ढूंढ रही थी। किसी आदमी को रोता देख ये उसके लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, पर सक्षम की सिसकियों ने उसकी रूह तक कांप उठी थी। मर्द औरत के आंचल में समाकर हर दर्द भूल जाता है, वैसे ही सक्षम अपना हर दर्द उससे साझा कर हल्का महसूस कर रहा था। सॉरी कहते हुए वे अपने आंसू पोंछता हुआ कमरे से निकल गया, पर दीक्षा वहीं जमीन पर बैठी अपने अतीत के पन्नों को सक्षम से जोड़कर देखने लगी। बचपन से ही उसके पापा द्वारा उसका तिरस्कार किया गया था। उन्हें हमेशा से एक लड़का चाहिए था, पर वो हो गई दीक्षा। भला वो कैसे उसे अपनी बेटी मान सकते थे। दीक्षा के जन्म के बाद उसके पापा ने उसकी माँ को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसपे उनका हाथ उनकी सौतेली बहन ने बराबर दिया था। दीक्षा की सौतेली बुआ को दीक्षा फूटी आंख नहीं सुहाती थी, ऊपर से उसकी खूबसूरती देख वो उससे कुर्ती थी। पहले तो ज़्यादा नहीं था, पर जब दीक्षा बड़ी होने लगी उसकी बुआ के सिखाने पर उसके पापा ने दीक्षा को भी मारना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि दीक्षा या तो खुद मर जाए या फिर वो उसे मार दे, क्योंकि उसकी शादी का खर्चा झंझट से वो निजात चाहते थे। बेचारी दीक्षा और उसकी माँ चुपचाप उन दोनों बहन भाई का हर जुल्म सह जाती। इसके अलावा दूसरा सहारा उनके पास था भी नहीं, ना रहने को घर, ना ही खाने को खाना। जाती भी तो कहाँ। दीक्षा की बुआ की नज़र उसके पापा की जायदाद पर थी। पैसे हड़पने के लिए उन्होंने अपने सौतेले भाई को दारू और ड्रग्स की आदत डाल दी। जब भी उन्हें शराब या ड्रग्स नहीं मिलता, वो पागलों की तरह दीक्षा को और उसकी माँ को कभी बैटों से तो कभी पाइपों से पीटने लग जाते। और उनकी बुआ यही सब तो चाहती थी। धीरे धीरे जैसे तैसे समय गुजरता गया और दीक्षा पूरे 15 साल की हो गई। तब उसका यौवन पूरे पीक पर था। अब उसने जवानी की दहलीज पर अपने कदम रखे थे कि बुआ की आंखों में वो खड़क उठी। दीक्षा को वश में करने के लिए बुआ ने उसे खाने में ड्रग्स और पिटाई से बचने के लिए शराब पिलानी शुरू कर दी। पर यह बात जब उसकी माँ को पता चली तो उन्होंने इस बात का खूब जमकर विरोध किया। पर बहन ने अपने भाई से कहकर सबका मुंह बंद करवा दिया। उस दिन दीक्षा के पिता को शराब में धुत करके उसके सौतेली बहन ने उन्हें घर में कहीं फेंक दिया और किसी दलाल के हाथों दीक्षा का सौदा कर दिया। घर पर सिर्फ उसकी माँ और दीक्षा थे। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अपने पति तक को उठाने की हिम्मत की, पर कोई फायदा नहीं था। वो शराब के नशे में धुत पड़ा था और वहाँ उनकी सौतेली बहन पैसों के लालच में दीक्षा का सौदा कर चुकी थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी सोते हुए दीक्षा के कमरे की तरफ ही बढ़ रहा था कि पीछे से उसकी माँ ने आकर उसके सर पर एक जोरदार डंडा दे मारा, जिससे उसके सर से बेतहाशा खून बहने लगा। बुड्ढे की आवाज़ सुनकर बाहर से उनकी बहन दौड़ी चली आई। अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े दूसरे हाथ से दीक्षा को अपनी पीठ के पीछे छुपाए उसकी माँ उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़ी थी। उनका रूप देख साक्षात काली माँ का अवतार उन पर नजर आ रहा था, जिसे देख वो पूरी तरीके से डर गई। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अपनी जान से प्यारी इस दुनिया में इंसान के लिए शायद ही कोई दूसरी चीज़ हो। अपनी जान की सलामती के लिए वो भी गिड़गिड़ाने लगी। तूने मुझ पर जो भी जुल्म ढाए मैं सह गई, पर मेरी बच्ची के साथ तूने आज जो करने का सोचा मैं सपने में भी नहीं भूल सकती। मैं तो क्या, साक्षात भगवान भी तुझे माफ़ ना करें। दीक्षा ने क्रोध में का रूप से उसकी अपनी जलती हुई उबाल आंखों से घूरा, फिर जो ही कुल्हाड़ी से उसका सर कलम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि दीक्षा ये सब देख ना सकी और बेहोश होकर वहीं गिर गई। अपनी बच्ची को बेहोश देख उसकी माँ की रूह मुंह को आ गई। कुल्हाड़ी छोड़ वो उसे संभालने लगी कि तभी उस औरत ने कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर पुलिस को कॉल लगाई। सारा इल्ज़ाम दीक्षा की माँ पर मर दिया। उस आदमी की खून की सज़ा, साथ ही अपनी बच्ची को पैसों के लिए बेचने का इल्ज़ाम। दीक्षा की माँ को कोर्ट के कटघरे में खड़ी चिल्लाती रही, बिलखती रही, पर सभी सबूत उनके खिलाफ थे, जिसे मद्देनजर रखते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई और उनकी बेटी को अपने पिता के हवाले कर दिया, जिनकी उसकी मां ने उसे बचाने के लिए किया कुछ परंतु उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। दीक्षा को होश आया तो वो सब कुछ खो चुकी थी, साथ ही अपनी माँ भी। उसकी माँ ने जेल के अंदर खुद को फांसी लगा ली थी। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की चीखों के चलचित्र चल रहे थे कि अचानक से कुर्सी गिरने की आवाज़ के साथ ही सब कुछ खत्म। मुँह से निकली चीख के साथ ही दीक्षा अपने अतीत से बाहर आई। उसके अतीत का यह अधूरा चेहरा था जिसे वो जानती थी। कांपते हुए हाथों से उसने अपने चेहरे पर आई पसीने की बूंदों को साफ किया। फिर उठकर खुद को संभालते हुए किसी भी तरह से अपने कमरे में पहुंची। उम्मीदन सक्षम मौजूद नहीं था। उसने एक गहरी सांस अंदर खींची, फिर बिस्तर पर कंबल ओढ़ कर लेट गई।
आपकी मेडिसिन। सक्षम की शालीन आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा, अपने हाथों में दवाई लिए सक्षम खड़ा था। आज वो दवाई लेना भूल गई थी, पर सक्षम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब भूला नहीं पाया। उसने दीक्षा को मेडिसिन दी। दवाई लेने के बाद दीक्षा दोबारा से लेटने लगी तो सक्षम अपना तकिया लेकर वहाँ से जाने लगा। सुनो, पहली दफ़ा दीक्षा ने उसे ऐसे पुकारा था। सक्षम जाते हुए रुक गया, फिर उसकी तरफ पलटकर देखने लगा। दीक्षा बेड से एक तरफ खिसकती हुई बोली, तुम चाहो तो यहाँ सो सकते हो, आप आराम से सोइए, मुझे अब आदत हो चुकी है ऐसे सोने की। कहते हुए वो जाने लगा तो दीक्षा उसे रोकने के लिए तपाक से बोल पड़ी, तभी तो कह रही हूँ, आदत बड़ी बुरी चीज़ होती है, बदलना सीखो, प्लीज़ सो जाओ ना। उसकी आवाज़ में ज़रूरत साफ छलक रही थी। आखिर सक्षम को भी तो आज उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। अपनी उमड़ रही भावनाओं को दबाते हुए वो थोड़ी सी दूरी बनाकर उससे दूर लेट गया। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दूरियां उनके बीच कायम थी, पर भावनाएं एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। कुछ देर में ही हुए होंगे उसे आंखें बंद किए कि दीक्षा खिसक कर उसके पास आ गई। अचानक से उनके बीच फासले कम होने जाने से सक्षम की आंख खुल गई तो दीक्षा ने उसके करीब आते हुए ही कहा, सॉरी, मुझे तुमसे सवाल नहीं करना चाहिए था। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली। जख्म जब तक साझा न किए जाए तब तक नासूर बनकर नसों को जलाते रहते हैं। मुझे आपसे बात करके अच्छा महसूस हुआ। सच में तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? इस बार उसने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दीक्षा सिमटकर उसके बहुत करीब आ चुकी थी, इतना कि अब उनके बीच फासले ना के बराबर बचे थे। मुझे डर लग रहा है। किस चीज़ से? उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारी दूरियों से। दीक्षा की आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई और सक्षम का दिल जोर से धड़का, पर उसने अपना थूक निगलते हुए उसे अपनी बाहों में घेर लिया। दीक्षा ने सुकून से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया, किसी खरगोश की भांति जो शेर की गुफा में आराम से सो रही थी। उसके पैर सक्षम के पैरों पर टंगे हुए थे। वो बिल्कुल दीक्षा को खुद में समेट कर रात की आधी पहर को ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए सो गया। एक हफ्ता आंख मूंद कर ही गुजर गया। आज दीक्षा का जन्मदिन था, पर ना ही सक्षम को शायद ये बात पता थी और ना ही मोनिका उसे बताती, क्योंकि दीक्षा को अपना जन्मदिन साल का सबसे बेकार दिन लगता था, क्योंकि इसी दिन की वजह आज उसकी माँ उसके पास नहीं थी। उसके पापा ने उसे कभी अपनाया नहीं, क्योंकि वो लड़की थी। सुबह से ही उसे रह रहकर अपनी माँ की याद सता रही थी, जिसकी पूर्ति तो कल्याणी जी नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कमी दूर करने की पूरी कोशिश की। एक बेटी की भांति उन्होंने दीक्षा का ध्यान रखा। दीक्षा के मन में भी उनके लिए वही स्नेह और प्रेम था जो उसकी माँ के लिए उसके दिल में था। इसीलिए उस रोज़ पहली बार उसने कल्याणी जी को माँ कहकर बुलाया था। कल्याणी जी अपनी बेटी के रूप में उसे पाकर बहुत खुश थी। जैसे तैसे दिन का ये पहर गुजर गया कि रात को दीक्षा कमरे में बेचैन घूम रही थी। आज सुबह से ही उसे कुछ ज़्यादा उबकाइयाँ आ रही थी। मन विचलित था किसी बात को लेकर कि उसके सामने जो बॉक्स की तस्वीर घूमने लगी। उसने अलमीरा से वो बॉक्स निकाल कर देखा। उसमें एक पुराना चाची का टेप रिकॉर्डर था। दीक्षा ने उसे स्टार्ट किया। चाची की आवाज़ सुनाई आई, जिसे सुनकर दीक्षा की आंखें नम हो चली। दीक्षा, हमें लिखत पढ़त तो नहीं आवत है, इसीलिए हम ये टेप रिकॉर्डर में बोलकर तुम्हारे को ये सच्चाई बताना चाहते हैं। समझा ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, लेकिन ये सच तोहरे को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके माथे पर पड़ी रेखाएं गहराने लगी। टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग से दीक्षा का हाथ कांपने लगा। उसकी सांसें सामान्य से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। होंठों पर कपकपी और सांसों पर बंधन गला सूखने लगा था। अचानक से उसने टेप बंद कर दी। दीक्षा की सांसें उखड़ने लगी। ये सच्चाई झूठ थी, उसका दिल ये गवाही दे रहा था। मैं अपने मन के अंतर्युद्ध से लड़ रही थी। दीक्षा की दरवाज़ा खोलते हुए सर्वेंट बाहर आई। उसे देख अपने आंसू फटाफट पोंछ लिए। बोलो, अपनी भारी आवाज़ में उसने कहा। आपको बड़ी मालकिन ने नीचे याद फरमाया है। ठीक है, मैं आती हूँ, तुम जाओ। जी मैम। दीक्षा ने गहरी सांस छोड़ी और मुंह थोड़ी सी नीचे कर हॉल में गई। पूरा हॉल काले अंधेरे की चपेट में पसरा हुआ था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दीक्षा ने इधर उधर देखने की कोशिश की, कहीं उसका पैर ना फिसल जाए। किसी सहारे के लिए जाना पहचाना सा हाथ स्पर्श महसूस हुआ। हॉल की लाइट से एक साथ जल उठी। उसके बेहद करीब हाथ पकड़कर सक्षम खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। दीक्षा ने उससे नजरें हटाकर अपने आसपास देखा। पूरे हॉल में बलून्स लगे हुए थे और बड़े अक्षरों में हैप्पी बर्थडे दीक्षा लिखा हुआ था। यह सब देख उसकी आंखें सख्त पड़ गई, हाथों की मुट्ठियां कस गई। कल्याणी जी और रत्न जी सहित उनके बाकी रिश्तेदार उसे देख वहां तालियां बजाते हुए दीक्षा को बर्थडे विश करने लगे। आंखों के सफ़ेद रेशे लाल पड़ गए। दीक्षा ने गुस्से से सक्षम का हाथ झटका और आंसू भरी आंखों को साफ करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसकी इस अप्रत्याशित हरकत से सभी अचंभित होकर उसे ताकते रह गए। माँ, मैं देखता हूँ, सक्षम उससे कहता हुआ ऊपर कमरे में चला गया। कमरे में दीक्षा अपने आंसू से बने चेहरे को घुट्टों में छुपाए रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर सक्षम के कदम वहीं ज़मीन से चिपक गए। सक्षम की आहट सुनते ही दीक्षा अपने आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। आप रो रही हैं? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने आंसुओं पर नियंत्रण किए बुद्ध बनी अपना सर झुकाए उसके सामने खड़ी रही। दीक्षा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप रो रही हैं? सक्षम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके चेहरे से अलग किए।
भारी आंखों से वो बस उसकी तरफ ही देखती रह गई। आप नीचे से क्यों चली आई? आज तो आपका जन्मदिन है। फिर ऐसा क्या हो गया जो आप वहाँ से उठकर चली आई? नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे कोई जन्मदिन मनाना नहीं पसंद मुझे, वो लगभग चीखती हुई बोली। लेकिन क्यों? भला किसी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना क्यों नहीं पसंद होगा? जन्मदिन वो मनाते हैं जिन्हें खुशी होती है इस दुनिया में आने की, मगर मुझे तो कोई खुशी नहीं, मुझे अपने वजूद पर ही घिन आती है। दम घुटता है जब सोचती हूँ खुद के बारे में। नहीं पसंद मुझे कोई जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाना, नहीं पसंद मुझे। गुस्से से भरे उसके मिजाज की एक एक बात में नफरत भरी पड़ी थी। लेकिन क्यों? आपको खुद के वजूद से ये चिढ़ क्यों? आप क्यों हमेशा अपने डैड के नाम से नफरत करती आई हैं? जब माँ ने आपसे पहली दफ़ा आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा तो आप गुस्सा हो गई, आखिर क्यों? मैं बताना लाज़मी नहीं समझती, कहकर उसने अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश की। उस दिन आपके पूछने पर मेरा जवाब कुछ और था, आप मना नहीं कर सकती हैं। मैं जानना चाहता हूँ दीक्षा, तट बांटने से ही हल्का होता है, कह दीजिए जो कुछ भी कहना चाहती हैं। दीक्षा के अंदर उसका सच अतीत गले तक आ पहुँचा तो इसके उगल जाने की देर थी और ज़्यादा बर्दाश्त कर पाना उसके भी बस में नहीं था। उसने निगाहें उसकी तरफ करते हुए शुरू से अंत तक की सारी दास्तां उसके सामने किसी खुली किताब की भांति पढ़कर सुना दी। जानती हो, जब माँ मुझे लोरी सुनाती थी तब यही बात कहती थी, ज़िंदगी में शोहरत, नाम और पैसा इतना कमाऊँ कि कभी किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत ना महसूस हो। उनकी हर बात, हर ख्वाहिश मेरे लिए पत्थर की लकीर है सक्षम। मैंने पूरी कोशिश की है उनकी हर बात मानने की, पर जब मुझे इसके आगे के शब्द उसने हलक से गुजरना मुश्किल हो गए। पर सक्षम साफ उसकी आंखों में तकलीफ की टीस देख सकता था। पर जब मैंने चाची का दिया वो टेप रिकॉर्डर सुना, मेरी रूह कांप उठी। ऐसा क्या था उसमें? सक्षम, मेरी माँ मरी नहीं थी, मारी गई थी। हाँ सक्षम, चाची ने उसमें सब कुछ कहा था। माँ के जेल जाने के बाद वो सुतेली बुआ मुझे बेचना चाहती थी, पर किसी भी तरह से माँ ने ये खबर चाचा चाची तक पहुँचा दी। शुरू से ही माँ और मेरे हक में लड़ते आए हैं। उस दिन चाचा जब मुझे घर पर लेने पहुँचे, मुझे उस बुआ ने स्टोर रूम में रस्सियों से जकड़ कर बांध रखा था। जब मुझे होश आया तो मैं चाची के घर पर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं केवल 15 साल की थी। जिस दिन मेरी आंखें चाची के घर में खुली, उस दिन चाची की अर्थी उस घर से उठी। चाची ने मुझे यह कहकर दिलासा दे दिया कि उनका सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी सांसें खो दी। पर उसके 2 दिन बाद ही उन बुआ की बढ़ने की खबर सामने आई। न जाने कैसे वो घर में मृत पाई गई। माँ को तो मैं पहले ही खो चुकी थी। फिर अचानक से पापा के दिल के दौरे से मौत ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। तक ये समझ नहीं पाई कि आखिर ये 3 कड़ियाँ आपस में कैसे जुड़ी हैं। पर उस रिकॉर्डिंग को सुनकर मेरी हर उलझन सुलझ गई। उस दिन जिस दिन चाचा मुझे घर लेकर आए थे, उसी शाम को उस बज़ात औरत ने जेल में अपने आदमी भेजकर मेरी माँ को मरवा दिया और उस मर्डर को फांसी करार दे दिया गया। फिर चाचा को भी ज़बरदस्ती ट्रक से कुचलवा कर मरवा दिया गया। उसकी आंखों, उसके रेशे ये सब कहते हुए सुर्ख लाल पड़ चुके थे। चेहरे पर वही सब भाव थे जो उस वक्त दीक्षा ने जिए थे। वही दर्द था, वही कराहट थी। उस औरत ने अपने सौतेले भाई तक को नहीं बख्शा, उसे भी खा गई डायन, मार दिया और घर की बालकनी में दफन कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर बुराई का अंत ज़रूर होता है। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए चाची ने ही उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। मैंने कभी ख्वाब में भी ये सब नहीं सोचा था जो चाची ने कर दिखाया, पर उन्होंने ये कदम सिर्फ मेरी उस डायन से हिफाजत के लिए उठाया, सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए। कहते हुए दीक्षा को पक्का रो पड़ी। सक्षम ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की। दरवाजे के बाहर खड़े रत्न जी और कल्याणी जी उन दोनों की सारी बातें सुनी आंखों से उस बच्ची पर गुजरे इतने जुल्मों को सुनकर ही कांप उठे। अपने बाप को देख मर्द जात से मुझे ही नफरत सी होने लगी थी। पर मुझे हर आदमी अपने बाप के किरदार को निभाता दिखता, किसी को देख भरोसे का हाथ नहीं उठ पाता था। ड्रग्स की आदत जैसे तैसे छूट गई, पर शराब की आदत कभी छूट नहीं पाई। ये सब मेरे बचपन की उस दर्दनाक यादों का ही नतीजा है, जिसे देखकर लोग मुझे कसभ्य और बदचलन लड़की मानते आए हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ सक्षम, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ये सब ज़बरदस्ती दिया गया था, मुझे इन सभी का आदी बनाया गया है। मैं ऐसी नहीं थी सक्षम, नहीं थी। कहते हैं वो ज़ोरों से रोने लगी। सक्षम के बाजुओं पर उसके दर्द के दास्तां की छाप छूट चुकी थी। सक्षम, उसने धीमे सुर में उसकी आंखों में देखकर कहा, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मेरी सोच ही बदल गई। सच कहती हूँ सक्षम, जब से तुम्हें जाना है मैंने हर वो बुरी आदत छोड़ दी जो हमारी इस प्रेम भरी मुलाकात की निशानी अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसके लिए अच्छी नहीं है। मैंने हर लम्हा इसे महसूस किया है, तुम्हें महसूस किया है। पता नहीं कब, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ सक्षम, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, हमारे बच्चे की ज़रूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सक्षम। कहते हुए वो उससे लिपट गई। सक्षम के लिए तो मानो जैसे ये धरती ठहर सी गई हो। उसके शरीर का हर हिस्सा जमने लगा, उसे अपने शरीर में अकड़न महसूस होने लगी। यह प्यार था शायद जो उसके अंदर एक पुलकित करे हुए था।
बोलो, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में खुद के लिए उत्पन्न होते हर एहसास को। बताओ ना सक्षम, तुम खामोश क्यों हो? बताओ ना। आह! सक्षम, दीक्षा उसको कॉलर पकड़कर झंझोड़ रही थी कि अचानक से उसके पेट में तेज़ दर्द उठा। उसने उधर के निचले भाग में कुछ कुछ भारी सा महसूस हुआ। ये दर्द उसके लिए असहनीय था। दीक्षा, दीक्षा आप शायद लेबर पेन शुरू हो चुका है, दीक्षा ने अटकते हुए कहा क्योंकि दर्द से उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। मैं अभी मॉम को बुलाता हूँ। सक्षम, दीक्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। दीक्षा, आप क्या कर रही हैं ये? आपको दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा हाथ। पहले जवाब देकर जाओ। दीक्षा दर्द भरी आंखों से उसकी तरफ ही देखती हुई पूछती है। ये बातें बाद में भी होती रहेंगी दीक्षा, पहले हमारा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर जवाब नहीं दिया तो मैं शायद ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाऊंगी। मैं नहीं जानती मेरे साथ आगे क्या होगा, पर एक आखिरी बार तुम्हारे मुंह से खुद के लिए वो 3 शब्द सुनना चाहती हूँ। दीक्षा, खामोश हो जाइए, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। जवाब। दीक्षा का चेहरा पसीने से भर आया था। उधर के निचले हिस्से में दबाव बढ़ता ही जा रहा था। शायद उनका बच्चा भी अपने माता पिता से मिलने के लिए अपनी माँ की तरह ही बेताब था। सक्षम ने जज्बातों से भरी नज़रों को उसकी आंखों में डालकर कहा, हाँ दीक्षा, मैं आपसे और अपने बच्चे से दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तब से जब से आपको उस रात पहली दफ़ा देखा था, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव यू दीक्षा, आई लव यू। वो चीखता हुआ बोला। ये 3 शब्द दीक्षा के सुकून के लिए बहुत थे। अगले ही पल दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया कि उसने कसकर उसकी शर्ट को भींच लिया। कल्याणी जी ने दीक्षा को संभाला और सक्षम कार ड्राइव करता हुआ हॉस्पिटल ले जाने लगा। रत्न जी ने कॉल करके हॉस्पिटल में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए उन्होंने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी ताकि बिना किसी देरी के सब कुछ कुशल मंगल हो सके। फास्ट ड्राइविंग से लगभग 20 मिनट में ही हॉस्पिटल आ गया। दीक्षा का दर्द से बुरा हाल था। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। दर्द इतने ज़्यादा था कि पूरा शरीर पसीने से भर आया था। कल्याणी जी उसे दिलासा दे रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही दीक्षा को फ़ौरन लेबर रूम में ले जाया गया। जाने से पहले दीक्षा ने सक्षम का हाथ पकड़ रखा था। वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दीक्षा काफ़ी डरी हुई थी। डॉक्टर शीलजा ने उसे अंदर रहने की परमिशन दे दी। सक्षम और दीक्षा के बीच एक हरे रंग का पर्दा डाल दिया गया ताकि सक्षम को कुछ दिखाई न दे सके। उसने पर्दे के पीछे से ही दीक्षा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। जब तक उसका हाथ सक्षम के हाथों में था तब तक दीक्षा हर दर्द से सह रही थी। डॉक्टर शीलजा के साथ और भी कई बड़े डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। लेबर रूम के बाहर कल्याणी जी और रत्न जी भगवान से और माँ और बच्चे की स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लगभग 10 मिनट दर्द से तड़पने के पश्चात सक्षम और दीक्षा को अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर दीक्षा अब तक का अपना सारा दर्द भूल गई। डॉक्टर, पर्दे के पीछे से सक्षम ने थमती हुई सांसों के साथ इतना ही पूछा कि डॉक्टर उसकी व्यवस्था समझ गई। तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। दीक्षा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। वो एक बेटी का बाप बना, ये सुनकर ही उसके होंठों पर संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बच्चों को साफ करके उसके पापा यानी कि सक्षम को उनकी बेटी दे दी। कल्याणी जी और रत्न जी अपनी पोती के बारे में सुनकर भगवान जी को लाख लाख शुभकामनाएं दे रहे थे। कुछ देर बाद दीक्षा को लेबर रूम से ही वीआईपी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। उसके बगल में एक बहुत ही सुंदर से गुलाबी रंग के झूले में उसकी बेटी लेटी हुई सो रही थी, जिसे देखने भर से ही दीक्षा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वार्ड का दरवाज़ा खोलकर सक्षम अंदर आया और उसके पास आकर माथे को छूकर सहलाते हुए पूछा, अब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते कहा और सक्षम ने अपनी बेटी को झूले में से ही उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उसका बस चलता तो कभी उसे अपनी गोद की छाँव से उतरने ही न देता। बाप बनने की ये अनुभूति उसके लिए सबसे खास, सबसे अलग थी। मुझसे शादी करोगे? पानी की धारा जितनी शांति से आंखों में उसने सक्षम की सर्द निगाहों में देखते हुए पूछा। बोलो सक्षम, बनोगे मेरे असली दिलदार सनम? याद रहिए, अपनी बेटी की माँ को लेने ये दुल्हा बारात लेकर आ रहा है। दीक्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सक्षम और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। सक्षम ने भी झुककर पहले दीक्षा के होंठों फिर अपनी बेटी के माथे को चूम लिया। तीनों को यह अद्भुत प्रेम देखकर कल्याणी जी और रत्ती जी भी फूले ना समाये।